वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जहांगीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो कि मुग़ल सम्राट के चौथे एम्परर थे, उनका रेन था, उनका शासनकाल था 1605 से 1627 तक। उनके शासनकाल ने एक बहुत ही अमिट मार्क, एक अमिट दाग छोड़ा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री पे। जब वो पैदा हुए थे उनका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि आगे चलकर हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं। जब वो अपने राजगद्दी को संभाले थे तो उनके जो पिता थे अकबर द ग्रेट, उनके तरफ से उनको बहुत ही रिच लेगेसी मिली थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स विरासत मिला था। तो जहांगीर का जो रूल है, जो शासन काल है, वो एक्चुअली में अकबर के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए गए हैं उसका कंटिन्यूटी दिखाता है। वही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू किया जाता है। इसके अलावा कुछ अलग फीचर्स भी हम लोग पढ़ेंगे जो जहांगीर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, जो जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिले। उन्होंने एक बहुत ही वास्ट एम्पायर को देखा, जो कि डेक्कन सल्तनत के चैलेंजेस से, आपको पता ही होगा डेक्कन में कुछ सल्तनत थे जिससे मुग़ल सम्राट जो है उसकी लड़ाई चल रही थी। तो डेक्कन सल्तनत के जो चैलेंज है उसके साथ जूझ रहा था मुग़ल सल्तनत। इसके अलावा आपको पता ही होगा मुग़ल सल्तनत के अंदर जितने भी रीजन आ रहे थे उन सब में एक वाइब्रेंट, बहुत ही मिला जुला, बहुत ही मिक्स किया हुआ कल्चर था। और इसी बीच यूरोपियन पावर्स भी आए हुए थे। तो यूरोपियन पावर्स के साथ उनका इंगेजमेंट, किस तरीके से वो इंगेज रहे, ट्रेड किए, या हम लोग देखें कि किस तरीके का जो फॉरेन ट्रेड उनका या फॉरेन रिलेशंस था वो था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे उनका जो शासनकाल है वो एक्चुअली जो मुग़ल हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है एक चैप्टर ऐड करता है, जो कि पढ़ने में उस टाइम का जो भी कल्चरल हिस्ट्री है और उसके हिसाब से लिए गए एक्शंस को हम लोग इससे जान सकते हैं। उनका जो गवर्नेंस रहा है, उनका जो आर्ट और कल्चर के तरफ उनका पैट्रोनेज रहा है, और फॉरेन जो भी जिस तरीके का फॉरेन इंटरवेंशन उनका रहा है, इंटरवेंशन नहीं कहिए, इसको आप कह सकते हैं इंटरैक्शन, जो कि एक नेगेटिव रुख भी ले सकता है, नेगेटिव फॉर्म भी ले सकता है। ठीक है, अगर गवर्नेंस की फील्ड की बात करें तो गवर्नेंस में जो मुग़ल ब्यूरोक्रेसी चली आ रही थी, जो अकबर ने, उनके फादर ने जो एक मनसबदारी सिस्टम लाया था और अपने एम्पायर को कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जो सब के सारे प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, जिन्हें सूबेदार कहते थे ना, वो उस जगह के लॉ को मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो उसी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ये चला रहे थे। बस नंबर ऑफ़ ब्यूरोक्रेट्स बढ़ गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा वास्ट एम्पायर हो गया था, तो नंबर ऑफ़ जो मनसबदार होंगे, जो सूबेदार होंगे, ये सब बढ़ गए होंगे। तो कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी को जहांगीर ने मेंटेन किया, जिसमें कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। जैसे कि इनमें सबसे, अगर कह लीजिए इम्पॉर्टेंट, तो वो वज़ीर का था, जो कि प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाते थे। फिर दीवान फाइनेंस मिनिस्टर का था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट से जो कि अलग अलग लोग उनको संभाल रहे थे। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अकबर से कह लीजिए कि स्टार्ट हुआ, और आगे चल के जहांगीर में हमको देखने को मिलता है बढ़ता, और इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे औरंगज़ेब में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ब्यूरोक्रेट्स मुग़ल जो एम्पायर है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। गवर्नेंस की फील्ड में अगर हम देखें तो जस्टिस और लीगल सिस्टम की फील्ड में जहांगीर जो है वो जो जस्टिस था उनके एम्पायर में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ही कंसर्न थे कि वो जस्टिस सर्व करे लोगों को, और अपने जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके एक्शंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया करते थे। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी उन्होंने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था दीवान क़ज़ा। दीवान क़ज़ा का काम यही था कि जितने भी ग्रीवेंसेस आते हैं ना, उनको एड्रेस करे, उनको देखे, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसकी जांच पड़ताल हो, और एकदम फेयर लीगल प्रोसीडिंग्स हो। कि ये नहीं कि अगर कोई बड़े पद पे है और उसने गलत किया हो तो उसको सज़ा ना मिले या कम मिले। तो फेयर जिस भी तरीके से हो सके वो फेयर जस्टिस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता था दीवान क़ज़ा जो था, स्पेशल कोर्ट जो था। ठीक है, जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थे गवर्नेंस में अगर आप इंक्लूड करें, तो जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थे जहांगीर के, वो कंप्लीट उनके फादर की तरह नहीं थे। जैसे कि अकबर का पॉलिसी क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस का। ठीक है, और ऑब्वियसली कह सकते हैं कि सिंक्रेटिज्म था या प्लूरैलिटी था,
कई सारे कल्चर के लोग, कई सारे कास्ट के लोग, कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ हारमोनी में रहें, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। बल्कि जहांगीर का जो शासन था उसमें हम लोगों को ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस की तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जहांगीर की रिलीजियस पॉलिसीज़ है वो मूव कर जाती है। तो लिबरल से कह लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की तरफ ध्यान चला, मतलब उनका जो है पॉलिसीज़ मुड़ जाता है। और जो जहांगीर थे वो बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाए जिसमें रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट किया जाए, मतलब रिलीजियस हार्मोनी को और टॉलरेंस को प्रमोट करने का उनका बहुत कम इंटरेस्ट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो है सरेआम जो है वो नॉन मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट करते थे। ये था कि ऑब्वियसली उनके जो सिस्टम्स होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होंगे, वो थोड़ा इस्लामिक बेस्ड होंगे, इस्लाम बेस्ड होंगे या इस्लामिसाइज्ड किया गया उन पॉलिसीज़ को। लेकिन प्रोसिक्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स जो है वो नहीं किया जा रहा था बहुत। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप कुछ पॉलिसीज़ को देखें तो पुराना फॉर्म लिया गया है, ख़ासकर रिलीजियस पॉलिसीज़ में। जस्टिस और लीगल सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन रिलीजियस पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा पुराना फॉर्म को इख्तियार कर लिया। चलिए, अब मुग़ल एम्पर जो जहांगीर थे उनके रेन में इकोनॉमिक क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। देखिए, तो जो एग्रेरियन पॉलिसीज़ थे उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आए। जहांगीर जो थे वो अपने फादर जो अकबर थे उनका जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था, जिसको ज़ब्ती सिस्टम कह लीजिए, जिसको हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, दहसाला सिस्टम। ठीक है, तो दहसाला सिस्टम का दूसरा नाम ज़ब्ती सिस्टम भी है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें जो लैंड रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो एक्चुअल प्रोड्यूस है, ये नहीं कि कितनी ज़मीन है उस पर आपको फिक्स किया जाएगा, बल्कि 10 साल का जो एवरेज था प्रोड्यूस, उसके ऊपर टैक्स लगता था, रेवेन्यू लगता था। इससे क्या होता था कि एक स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन सिस्टम डेवलप होता था और जो स्टेट का रेवेन्यू था वो कलेक्ट होता जाता था, बढ़ता चला जाता था। ऑब्वियसली जो है ज़्यादा स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम है, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूस के ऊपर है और पीजेंट्स के ऊपर भी लोड नहीं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं दहसाला सिस्टम में। तो वही कंटिन्यू कर रहा था एग्रेरियन पॉलिसी में। ट्रेड एंड इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है उसके इसमें आता चला गया, बढ़ता चला गया। जहांगीर के रेन में जो मुग़ल एम्पायर का जो इकोनॉमिक कह लीजिए कि स्थिति है वो प्रॉस्पर कर रहा है, वो फलते फूलते जा रहा है इकोनॉमिकली। और जो यूरोपियन पावर्स हैं, स्पेशली इंग्लिश और डच, ठीक है, जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए हुए हैं उनके साथ ट्रेड जो है वो भी फ्लरिश करना स्टार्ट कर दिया है। मुग़ल एम्पायर जो हैं वो मेनली जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और प्रीशियस जेम्स, ठीक है, यहाँ से इंडिया से वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और उसी एक्सपोर्ट की वजह से जो मुग़ल इकोनॉमी है वो भी कह सकते हैं कि बढ़ती चली जा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के जो रेन था, शासनकाल था, उसमें कल्चर और आर्ट जो है किस तरीके से डेवलप किया। देखिए, बाकी मुग़ल शासक की तरह जहांगीर भी जो है कल्चर और आर्ट के बढ़िया पेट्रोनेज थे, मतलब बढ़िया पेट्रोन थे, और फाइनेंशियल और जिस भी तरह का एड हुआ करता था, मदद हो सकता था, वो देते थे। ठीक है, आर्ट्स के केस में जहांगीर जो है बहुत कह सकते हैं कि महान पेट्रोन थे आर्ट के और कल्चर के, और उनका जो इंटरेस्ट था वो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हम देखते हैं कि इनके शासनकाल में मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो उभर कर आता है। और इसका जो कह सकते हैं ख़ास बात है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कह लीजिए, वो है कि डिटेल्ड मिनिएचर पेंटिंग्स, मतलब छोटा छोटा पेंटिंग, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा पेंटिंग, ठीक है, जिसमें कि नेचर को, एनिमल्स को, कोर्ट लाइफ को, मुग़ल कोर्ट लाइफ और आसपास जो भी फ्लोराज, मतलब जो भी पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, नेचर जितने भी कह सकते हैं कि आप सीनिक ब्यूटी की चीज़ें हैं, उन सबको पेंट किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा पेंट नहीं, छोटा पेंट, ठीक है। तो ये इस मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग का कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, जिसको जहांगीर के शासनकाल में ज़्यादा बढ़ावा मिला। इनफैक्ट उस टाइम पे ही उभर कर वो सबसे ज़्यादा बाहर आया, लोगों के बीच प्रचलित हुआ। इनफैक्ट जो मुग़ल कोर्ट है उनमें ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक, लिटरेचर और पोइट्री में देखिए, लिटरेचर पोइट्री में जो है जहांगीर जो है वो अपना खुद लिखा करते थे, खासकर जो मेमोआर था वो लिखा करते थे। जैसे कि तुज़ुक जहांगीरी उन्होंने खुद लिखा है, और क्योंकि उनका राइटिंग्स में अच्छा खासा कह सकते हैं कि झुकाव था, लगाव था, इस वजह से वो पोइट्स को और स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज भी किए, मतलब मदद भी किए। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि मुग़ल कोर्ट का जो पर्शियन लिटरेचर है वो मुग़ल कोर्ट में ज़्यादा डेवलप किया। चाहे जो पर्शियन जितने भी किताब लिखे गए, जितने बुक्स लिखे गए उस टाइम पे, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या आप कह सकते हैं कि फ़िक्शनल चीज़ें हों, वो काफ़ी डेवलप किया जहांगीर के शासनकाल में।
जो जहांगीर थे उनके जो फॉरेन रिलेशंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, जो उनका कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल से वो जूझ रहे थे, वो था डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सल्तनत के साथ जो है मुग़ल एम्पायर का काफ़ी लंबा कॉन्फ्लिक्ट रहा और उनको जीतने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ा। ख़ासकर जो अहमदनगर और गोलकोंडा किंगडम्स था, इन दोनों ने कह लीजिए कि जहांगीर थे उनके नाक में दम कर दी थी। और जहांगीर जो है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए डेक्कन में मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट किए थे। और जो उनके नोटेबल जनरल थे प्रिंस खुर्रम, आपको पता ही होगा, जो कि आगे चल के शाहजहाँ, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो प्रिंस खुर्रम के लीडरशिप में, इनके जनरलशिप में मिलिट्री कैंपेन्स भेजा था। और जो शाहजहाँ थे उन्होंने सक्सेसफुली अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में जोड़ दिया था। गोलकोंडा पूरा नहीं जुड़ पाया था, कुछ पार्ट्स गोलकोंडा के ही जुड़े थे। लेकिन उसके बाद देखते हैं हम लोग, कुछ अलग कहानी जारी होती है। खैर, तो डेक्कन का जो रीजन था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसका कुछ पार्ट जीता भी गया, लेकिन कुछ पार्ट फिर भी परेशान करता रहा एंड तक। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि मुग़ल का जो है वो राज्य जो है वो स्थापित हो जाता है डेक्कन को हराने के बाद भी। तो ये तो हो गया जो कन्फ्लिक्ट था डेक्कन सल्तनत के साथ। दूसरा जो है, जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल का रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ बढ़ गया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई। जहांगीर के शासनकाल में वो सूरत में पहली फैक्ट्री। अब यहीं से जो है हम लोगों को एक कह लीजिए कि इंग्लैंड के लोगों का फॉर्मल प्रेजेंस इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि आपको पता ही होगा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो आगे चल के स्थापित होने वाला, उसका कह लीजिए कि फाउंडेशन है, पहली ईंट जो है यही है। कि यहीं से वो अपना क्या कहते हैं ट्रेड स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे धीरे। जैसे ही मुग़ल एम्पायर कमज़ोर पड़ता है, फिर आपको पता ही है कि पहले बंगाल जाता है और धीरे धीरे करके लगभग पूरा का पूरा टेरिटरी जो है, इंडियन टेरिटरी सब कॉन्टिनेंट वाला, वो सब ब्रिटेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता है। फिर वहाँ से ब्रिटेन के अंदर चला जाता है, उसके रूल में, ब्रिटिश राज में। और फिर हम लोगों को पूरी कहानी पता ही है। लेकिन जो पहला शुरुआत है, कह लीजिए कि यहाँ बैठने का, यहाँ आने का पहला जो है फॉर्मल प्रेजेंस, अभी तो ट्रेडर की तरह से वो आ जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ फैक्ट्री लगा ली तो एक फॉर्मल प्रेजेंस है उनका। ठीक है, जहांगीर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है जो हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन भी है जिनके बारे में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस थे वो देख लेते हैं। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो ऑब्वियसली हम लोग जान चुके हैं कि विदाउट चैलेंजेस नहीं गया। तो वो तो हो गया जो बाहर के चैलेंजेस थे, इंटरनल चैलेंज भी था। जैसे कि वो एडिक्टेड थे अल्कोहल और ओपीएम के, अफीम और शराब के नशे में धुत रहा करते थे, जिसकी वजह से उनका जो खुद का पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी ख़राब चल रहा था। और डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली आपको पता ही है, क्योंकि नशीले पदार्थ के आदी हो चुके हैं, तो डिसीजन मेकिंग इनका बहुत बढ़िया नहीं रहा। जैसे जैसे लाइफ के कह सकते हैं कि लेटर फेज़ में वो जाते रहे अपनी ज़िंदगी के। इसके अलावा इनकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, ये बहुत ही शातिर औरत, बहुत ही चालबाज औरत थी। मतलब नूरजहाँ के ही इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसे ऐसे डिसीजन लिया, मतलब ये लिए, जिसकी वजह से हम लोगों को आगे देखने को मिलता है कि शाहजहाँ जो थे, प्रिंस खुर्रम, उन्होंने 1622 में जो है वो जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रिबेल हो गए, वो रिबेलियन स्टार्ट किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो नूरजहाँ, देखिए जहांगीर और नूरजहाँ के जो है कोई भी बच्चे नहीं थे साथ में, लेकिन नूरजहाँ जो है वो पूरे मुग़ल एम्पायर को कैप्चर करना चाह रही थी, जिसकी वजह से प्रिंस खुर्रम को लगा कि मुझे बस ऐसे ही टाला जा रहा है और जो है मुझे राजगद्दी मिलेगी नहीं, ये औरत जो है उस पर कह लीजिए कि कब्ज़ा कर लेगी। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, अपने फादर जहांगीर के खिलाफ जो है रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। और फिर मुग़ल आर्मी जो है आप कह सकते हैं कि हिस्सों में बट गई। जहांगीर के जो ट्रूप्स उनको खदेड़ा गया, दौड़ाया गया, मतलब मुग़ल के जो मेन ट्रूप्स थे, जो मेन आर्मी थी, वो उन लोगों को ढूंढ कर लड़ाई कर मतलब ख़त्म करना चाह रही थी। लेकिन इनमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि शाहजहाँ जो है वो जीतते हैं और फिर शाहजहाँ जो है गद्दी पे बैठते हैं, जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो नूरजहाँ जो है नूरजहाँ के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने इतने कंट्रोवर्शियल जो है डिसीजंस लिए हैं, जिसका परिणाम वो रिवोल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो जो जहांगीर का एडमिनिस्ट्रेशन था, हम लोगों ने क्या देखा कि अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उनका कंटिन्यूएशन रहा, ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ। इसके अलावा जो उनका गवर्नेंस पे फोकस था, रेवेन्यू कलेक्शन पे,
इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो आई, ये सब जो है कह लीजिए कि अकबर के द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई गई वो साथ में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इनके द्वारा उसकी वजह से हुआ। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा चेंज हम लोगों को जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और जो रिलीजियस टॉलरेंस वाला कह सकते हैं अकबर का जो पॉलिसी था उसमें चेंज देखने को मिलता है कि रिलीजियस टॉलरेंस से हट करके वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस को कह सकते हैं कि लागू किए। इसके अलावा जो जहांगीर का जो पैट्रोनेज था आर्ट और कल्चर में और लिटरेचर में, ये जो है मुग़ल एम्परर जो मुग़ल का जो लेगेसी है आर्ट और कल्चर में उसको कह सकते हैं कि बढ़ाता है। और हम लोगों को एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखने को मिलता है जो कि है मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग, है ना। और लिटरेचर में पर्शियन ज़्यादा डेवलप हो रहा है मुग़ल शासनकाल में। इनका जो शासनकाल था वो हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पहला इंटरेक्शन है यूरोपियन पावर्स के साथ, खासकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ, और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इंडिया में वो बढ़ता चला जाएगा। और औरंगज़ेब के डेथ के बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा उथल पुथल होता है। और फिर हम लोग जो मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। हालांकि देखिए अब ये सवाल बन सकता है कि ज़्यादा डिटेल वीडियो क्यों नहीं बनाते। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो एक से एक कहानी आएगी। हम लोगों को मेन इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को देखना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे डिटेल वीडियो आए या किसी एक पॉलिसी पे डिटेल वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।